Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to have a special writing session for all the students who have recently started taking OET coaching from anywhere. So all the YouTube followers of ours would be able to understand what writing is all about. So I will be discussing different kind of patterns, different kind of letters that may come while you are preparing for OET. So let me take you to those things. I'm taking this big page to make you understand. So I will, obviously I'm going to ask you some questions at the end of the day. We'll take your queries. But before that, let me tell you what OET writing is all about. OET writing is basically nothing, but it is a situation. So please understand, take it, OET writing is a situation. Situation means a patient is coming to you. आपके पास एक पेशेंट आए, is coming to you with some problem. It can be anything. So what OET letter is all about, so you need to send the patient to a place or to a professional. आपको OET लेटर में क्या आता है कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक सिचुएशन दी जाती है, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक, माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. सो देयर आर डिफरेंट, जैसे आपकी डेली नर्सिंग में होता है, द सेम थिंग हैपेंस विद योर डेली नर्सिंग एज वेल. You get different kind of patients if you are working in the psychiatric ward, if you are working in the renal ward, the same thing can happen. Nurse has to attend every kind of patient. So if you will take OET writing in an easy way, अगर आप OET writing को आसान से समझोगे, तो एक सिचुएशन होती है, बस आपको उस पेशेंट को रेफर करना होता है टू अ प्लेस या फिर एक प्रोफेशनल के पास रेफर करना होता है. इसके अलावा और कुछ नहीं होता ओईटी राइटिंग में. आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बताऊंगा आज ओईटी राइटिंग की, और आपको पता लगेगा कि आपको पहले से ही सब कुछ आता है. हम कुछ आपको नया नहीं पढ़ा रहे. अगर आप नर्स हो, तो आप डॉक्टर हो, तो आपको पहले से ही आता है ये सब करना. सिर्फ ओईटी के नाम से आप थोड़ा सा डर गए हो, पर देयर इज नथिंग टू वरी. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर. जैसे कई लोग कहते हैं कि ओईटी में रेफरल लेटर आता है, बट मैं ऐसा नहीं मानता कि रेफरल लेटर भी होते हैं, डिस्चार्ज लेटर होते हैं, ऐसे वेरियस कैटेगरीज होती हैं. तो मैं आपको हमेशा इनकरेज करूंगा कि ओईटी को कैटेगरीज में डिवाइड मत करो. ओईटी को एक सिचुएशन समझो, ओईटी राइटिंग को. क्योंकि रेफरल लेटर का मीन्स हम किसी को रेफर कर रहे हैं. तो कभी आप, अगर आप पेशेंट को रेफर कर रहे हो, कभी आप कम्युनिटी नर्स के पास भेजोगे, कभी आप डेंटिस्ट के पास भेजोगे, कभी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजोगे. तो जिसके पास भी आप भेज रहे हो, तो रेफर तो आप कर ही रहे हो. तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, एवरी लेटर इज अ रेफरल लेटर. हर लेटर ही रेफरल होता है. तो प्लीज, कई बार हम रट्टा मारते मारते ये भूल जाते हैं कि सर ये रेफरल लेटर है, ये डिस्चार्ज लेटर. नहीं यार, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. रेफरल लेटर तो सारे ही हैं. ओईटी का हर लेटर रेफर है. चाहे पेशेंट विजिट करता हुआ आपके पास आया, जिसे मैं विजिट लेटर बोलता हूँ, चाहे पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद कहीं पे जा रहा है, उसे हम ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वाला लेटर डिस्चार्ज लेटर बोलते हैं. उसमें भी पेशेंट को आप रेफर कर रहे हो आगे किसी को. विजिट लेटर में भी किसी को रेफर कर रहे हो. डिस्चार्ज बैक लेटर में भी रेफर बैक कर रहे हो. जीपी के पास वापस भेज रहे हो तो भी तो रेफर बैक कर रहे हो. तो एवरी लेटर इज अ रेफरल लेटर. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज थिंग्स. टेक ओईटी इन अ वेरी इजी वे. नाउ आई विल टेल यू डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ ओईटी लेटर. So first letter normally we say is a discharge letter. Discharge letter means, obviously, what does discharge letter means? Discharge letter means that patient is getting discharged. यही तो होएगा ना? The patient is getting discharged. इसे हम OET की लैंग्वेज में बोलते हैं the patient, passive voice, is being. passive voice में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो हम बोलते हैं the patient is being discharged. सो बेसिकली ओईटी में हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जो हटके है. इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक्स, एंड देयर इज नथिंग पेक्यूलियर अबाउट इट. इट गोज इन अ वेरी सिंपल वे. द पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज. जब भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं अपने अपने हॉस्पिटल में, तो एक डिस्चार्ज प्लान होता है, यानी डिस्चार्ज के बाद का प्लान. तो जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं उसको कहते हैं कि आपको ये प्लान फॉलो करना है. इसीलिए इस लेटर को डिस्चार्ज लेटर कहते हैं. यानी जिस प्लान को फॉलो करना है, जिसको भी मैं अब लेटर लिख रहा हूँ, सपोज मैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक प्लान फॉलो करे फिजियोथेरेपिस्ट. इसका मतलब यही है कि जब हॉस्पिटल में मेरे पास पेशेंट आया था,
तो पेशेंट को अभी भी वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, या किसी मसल में कोई प्रॉब्लम होगी, या वीकनेस होगी, या फ्रैक्चर हुआ होगा, जिसके लिए उसको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। तो ऐसे केस में भी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर लेटर तो रेफरल है ही, तो लेकिन जो डिस्चार्ज प्लान दिया है, जो फिजियोथेरेपिस्ट को फॉलो करना है, उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, यानी डिस्चार्ज प्लान इज द पर्पस ऑफ द लेटर। तो जब आप पर्पस ऑफ द लेटर लिखते हो डिस्चार्ज लेटर में, तो लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखते हो? अब आप समझो कि अपनी नॉर्मल ड्यूटी करते हुए आपको फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिखना है एक ऐसे पेशेंट के लिए जो फ्रैक्चर के बाद आया था। और समझो कि आप उस सिचुएशन को मैं थोड़ा टफ कर रहा हूँ, मतलब इससे आसान लेटर आएगा, पर मैं आपको टफेस्ट लेटर, टफेस्ट सिचुएशन देता हूँ कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में गया इमरजेंसी में क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। आफ्टर एक्सीडेंट दैट पेशेंट केम टू अवर रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल। फिर हमारे हॉस्पिटल से रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज ली, अब वो बेटर हो गया। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई यू आर बीइंग डिस्चार्ज, तो पेशेंट को कहते हैं पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज। लेकिन पर्पस क्या है इस लेटर का? पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप समझो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज बट ही नीड्स फिजियोथेरेपी फॉर कंप्लीट रिकवरी, hence he is being referred to you। देखो आपका फर्स्ट पैराग्राफ कितनी आसानी से तैयार होता है। सिचुएशंस की बात है तो आप प्लीज रट्टा मत मारो, आप सिचुएशन को समझो कि हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद आया था, फिर हमारे रिहेबिलिट, और आपको ये सब कुछ दिया होगा कि आप रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल के नर्स हो। तो ये टफ सिचुएशन है क्योंकि पेशेंट किसी हॉस्पिटल से आ रहा है ठीक होके, हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए आया है, फिर वो डिस्चार्ज हो रहा है हमारे पास से क्योंकि बेटर हो गया है, लेकिन उसको रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी सेशंस चाहिए। तो मैं आपको ऐसा डिफिकल्ट लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ लिखना सिखा रहा हूँ, तो प्लीज समझिए, क्रैम करने के बजाय मगअप करने के लिए सिचुएशन को समझो। तो इसको प्यार से कैसे लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ को? दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग। आपके लिए ये वीडियो 5-6 बार सुन लेना, आपको कभी ओईटी लेटर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग ओईटी सिंस लास्ट 10 years, तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट सिचुएशन, और सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करके पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सिंपल तो बहुत ही आसान होता है। सो दिस लेटर इज बीइंग हु वाज एडमिटेड, सबसे पहले लिखो जिसको एडमिट किया गया था, पैसिव वॉइस, जिसको एडमिट किया गया था। अब हॉस्पिटल का नाम दिया होगा जो फर्स्ट हॉल विनर, रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल मान लो, वहां पे जो भी नाम दिया। तो पहले ये लिखो जो पहले हुआ था, क्रोनोलॉजिकली चलो, क्रोनोलॉजिकली मतलब जो पहले हुआ था टाइम के हिसाब से। सो हु वाज एडमिटेड टू रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल ड्यू टू फ्रैक्चर, सिंपल, क्यों एडमिट हुआ था? ड्यू टू फ्रैक्चर। आफ्टर ट्रीटमेंट ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल। अब आपका रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल है, तो मैं मुश्किल लेटर कर रहा हूँ तो सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स भी है, टाइम के हिसाब से चलो। फर्स्ट पैराग्राफ में ओवरऑल पर्पस बताना है आपको। हु वाज एडमिटेड टू रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल ड्यू टू फ्रैक्चर, आफ्टर ट्रीटमेंट ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल फॉर रिहेबिलिटेशन। यही सिचुएशन है। तो अब सिंपल, आफ्टर टेकिंग आवर रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। अगर आपको रिहेबिलिटेटिव में लिखने में दिक्कत आ रही है तो जरूरी नहीं है लिखना, बस सिचुएशन समझाना है। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आफ्टर टेकिंग अवर सर्विसेज ही हिज कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड। जब भी कोई पेशेंट इम्प्रूव्ड होएगा तो क्या करोगे? सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज, इस कारण से हम तो जी उसको छोड़ रहे हैं। हाउएवर, लेकिन उसको अभी भी फिजियोथेरेपी चाहिए। हाउएवर ही नीड्स फिजियोथेरेपी फॉर कंप्लीट रिकवरी। Hence, he is being referred, और फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट होता है तो अंडर योर एक्सपर्टीज। कहने का मतलब जब ये क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तब आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा जैसे आपको अब समझ आया। कोई क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी डेट्स दी होंगी हॉस्पिटल की, बहुत सारी रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स दी होंगी, आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन ओईटी लेटर को हमेशा इस रिगार्ड में समझो कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, उसको क्या चाहिए। तो उसको सिर्फ इतना ही चाहिए कि फ्रैक्चर के कारण आया था, फिर हमारे पास रिहेबिलिटेशन के लिए आया था, हमारी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के बाद वो बेटर हो गया है,
इसलिए हम भेज रहे हैं, लेकिन उसको फिजियोथेरेपी चाहिए इसलिए आपके पास भेज रहे हैं। अब देखिए सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री, सेकंड पैराग्राफ। अब प्लीज समझो इस सिचुएशन को। आप लिखते हो ही इज अ स्मोकर। अब प्लीज ध्यान से देखिए, ही इज अ स्मोकर। आपने सोचा ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पर फिजियोथेरेपिस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो स्मोक करता है या नहीं करता, तो ये डाटा गलत है, इसको मत लिखो। ही इज अ ड्रिंकर, इसको मत लिखो, ये डाटा गलत है। नहीं तो ही ड्रिंक्स या ही स्मोक्स भी लिखते हो तो मत लिखो ना, क्योंकि ये जरूरत नहीं है ही ड्रिंक्स एंड स्मोक, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को जरूरत ही नहीं है। ही लिव्स अलोन, फिजियोथेरेपिस्ट को तो फिजियोथेरेपी सेशंस देने हैं, तो उसको इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये डाटा इनवैलिड हो जाता है। बस आपको जो भी लिखना है वो हमेशा ये सोच के लिखना है आप लेटर किसको लिख रहे हो, सिचुएशन को समझना है कि आप लेटर किसको लिख रहे हो, उसी के हिसाब से डाटा सिलेक्ट करना है। अब इस डाटा को मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि मान लो ये लेटर फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं साइकेट्रिस्ट को लिखना होता। देखो, हु वाज एडमिटेड ड्यू टू फ्रैक्चर, एंड वहां पे डाटा दिया होगा एंड अ हेड इंजरी, हु वाज एडमिटेड ड्यू टू हेड इंजरी। सिचुएशंस होंगी अलग अलग। सो उसकी यादाश्त चलेगी, सो ही लॉस्ट हिज मेमोरी, सपोज सिचुएशन है। फिर रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल में आया था, ही लॉस्ट हिज मेमोरी, आफ्टर ट्रीटमेंट ही वाज शिफ्टेड टू अवर हॉस्पिटल, आफ्टर टेकिंग अवर रिहैबिलिटेशन हिज कंडीशन हैज इंप्रूव्ड, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, हाउएवर ही, अब देखो सिचुएशन बदल जाएगी, हाउएवर ही स्टिल इज अनेबल टू रिकॉल एवरीथिंग, अभी भी वो अपनी सारी पुरानी बातें नहीं याद कर पा रहा है, ही इज स्टिल अनेबल टू रिकॉल हिज ओल्ड मेमोरीज। ये हमने ठीक कर दिया, सब कुछ बढ़िया हो गया है, बट उसकी मेमोरी ठीक नहीं हुई है। हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज फॉर गिविंग काउंसलिंग एंड थेरेपी। तो जो भी ये सब कुछ आपको वहां पे दिया होगा, मतलब सिचुएशन बदलती रहती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ओईटी लेटर में तो इतना कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं कि पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। अगर पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाता तो सोचो कितना आसान है, हु वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल, जो भी रीजन है ड्यू टू फ्रैक्चर, तो इतना सिंपल आता है ओईटी में। ये तो मैं आपको टफेस्ट बता रहा था कि जब दो हॉस्पिटल में आएगा, जब दो हॉस्पिटल में आएगा पहले हॉस्पिटल को पहले लिखो, फिर सेकंड को सेकंड पे लिखो, तो आप कभी फंसोगे नहीं। आप टाइमिंग के हिसाब से चलो, जो पहले हुआ है उससे पहले लिखो। अब इसमें मेमोरी की बातें हैं, तो इसमें आप बता सकते हो कि ही लिव्स अलोन, क्योंकि पेशेंट अगर अलोन नहीं होता तो हम उसकी फैमिली की हेल्प करते हैं, या उसकी फैमिली है, ही लिव्स विद हिज फैमिली, बट वो अपने फैमिली मेंबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बट ही इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिज फैमिली मेंबर्स। मीन सिचुएशन बदलती रहती है। जो आपको ओईटी में सारा डाटा दिया होता है, क्वेश्चन पेपर में आपको सब कुछ दिया होगा, बस आपको अरेंज करना होता है। तो प्लीज ये होते हैं डिस्चार्ज लेटर्स, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं। अब समझो कि पेशेंट को कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास भेजना है, पेशेंट ठीक हो गया है और पेशेंट को फॉलो अप केयर के लिए भेजना है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास। सिचुएशन बदल गई, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास फैमिली केयर फॉलो अप केयर के, मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल आफ्टर टेकिंग अवर सर्विसेज, समझो कि हम रिहेबिलिटेशन नहीं है, हम हॉस्पिटल हैं। आफ्टर टेकिंग अवर सर्विसेज हिज कंडीशन हैज इंप्रूव्ड, सो इज बीइंग डिस्चार्ज, हाउएवर उसको कुछ चाहिए, हाउएवर ही नीड्स फॉलो अप केयर फॉर कंप्लीट रिकवरी। फॉलो अप केयर इसीलिए हो रहा है जब वो हमारे पास इंप्रूव हो गया है, पूरा ठीक नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ है, कंडीशन हैज इंप्रूव्ड, इसलिए हम भेज रहे हैं हाउएवर ही नीड्स फॉलो अप केयर फॉर कंप्लीट रिकवरी, इसलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास भेज रहे हैं। हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड, अब इसको एक्सपर्टीज मत लिखो, ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर फॉलो अप केयर। खत्म। अब ये दो बार फॉलो अप केयर अच्छा नहीं लग रहा, हाउएवर ही नीड्स फॉलो अप केयर फॉर, हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू, हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर द सेम। द सेम वर्ड तभी यूज करना है जब उस लाइन में जस्ट पहले आपने लिखा है कि ही नीड्स फॉलो अप केयर, हेंस ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर द सेम, मतलब फॉर द फॉलो अप।
तो फॉर द सेम वर्ड तब यूज करते हैं जब उससे एक लाइन पहले जस्ट आपने लिखा है इस बात को। तो सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ डिस्चार्ज लेटर। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और इस लेटर को लास्ट पैराग्राफ, अब देखो सोशल हिस्ट्री आएगी, फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अब मान लो आप इस लेटर में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन थर्ड पैराग्राफ लिखिए, तो प्लीज समझ कर देखो। अब देखो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन hyperbaric oxygen was given, patient was given this and this medication, आपने सब कुछ बता दिया। लेकिन कम्युनिटी नर्स जो है उसको डिस्चार्ज प्लान में मेडिकेशन के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे मेडिकेट या ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं कहा। समझो कि ऑक्सीजन की अब जरूरत ही नहीं है, हॉस्पिटल में जरूरत थी, उसके बाद अब जरूरत नहीं है। तो ये वाला डाटा भी आपने एक्स्ट्रा लिखा है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन वाज गिवन, क्योंकि कम्युनिटी नर्स को वो सर्व करना ही नहीं है। तो आप यहाँ पे डाटा बचा सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में। जब यहाँ पे डिस्चार्ज प्लान का मतलब जो वहां पे प्लान होगा, अगर कम्युनिटी नर्स को लास्ट पैराग्राफ में अगर ऑक्सीजन देनी नहीं है तो आपको यहाँ पे बता के क्या करना है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन वाज गिवन। तो प्लीज समझो पूरा का पूरा ओईटी लेटर का डाटा सिलेक्शन लास्ट पैराग्राफ के हिसाब से होता है, डिस्चार्ज प्लान के हिसाब से। अब समझो कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स को लेटर लिख रहे हो और डिस्चार्ज प्लान लिख रहे हो, तो लास्ट पैराग्राफ आप कम्युनिटी नर्स को लिख रहे हो कि आपको ये काम करना है। ओईटी का लेटर क्या है कि ये सिचुएशन है, आपको फॉलो अप केयर करनी है। साइको अगर फिजियोथेरेपिस्ट को लिख रहे हो तो आपको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करनी है। अगर साइकेट्रिस्ट को लेटर लिख रहे हो तो आपको अपनी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो अब आप उसको लास्ट पैराग्राफ में कैसे लिखोगे, आप यही लिखोगे ना, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो। इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड if you could provide follow-up care to this patient। तो लास्ट में ये वर्ड रिपीट हो जाए कोई बात नहीं, follow-up care to the patient। अब बस हर प्रॉब्लम को अच्छे से लिखो, जैसे काइंडली प्रोवाइड हिम। समझो कि ऊपर आपने कम्युनिटी नर्स को कहना है कि उसको फिजियोथेरेपिस्ट अरेंज कर दो काइंडली। तो कम्युनिटी नर्स अरेंज तो सब कुछ कर सकती है, काइंडली अरेंज अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर द पेशेंट। अब पैसिव वॉइस, एक तो लाइन लिखो, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड। जब भी डिस्चार्ज लेटर आए फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हमेशा ये लिखनी है। सेकंड, काइंडली अरेंज अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर दिस। फिर एक लिखो फर्दर ही शुड बी गिवन, यानी पेशेंट शुड बी गिवन, पैसिव वॉइस, पेशेंट शुड बी गिवन या पेशेंट शुड बी गिवन मेडिकेशंस ऑन टाइम। अगर देखो अगेन लेटर की सिचुएशन को समझो प्लीज, मेडिकेशन उसको टाइम पे देनी है एज ही इज नॉन कंप्लाइंट विद मेडिकेशंस। तो ये आपको दिया होगा कि वो मेडिकेशन के साथ नॉन कंप्लाइंट है। वैसे नॉर्मली पेशेंट नॉन कंप्लाइंट क्यों होगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी। तो जब आप सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री लिखोगे तब आप ये लिखोगे कि ही इज अ केस ऑफ डिप्रेशन सो ही डज नॉट टेक हिज मेडिकेशन ऑन टाइम। तो ये बातें आपको लेटर में मेंशन करनी चाहिए। आपको सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री में दिया होगा कि पेशेंट मेडिकेशन नहीं लेता, तभी ये लाइन लास्ट में डिस्चार्ज प्लान में कनेक्ट होती है कि ही शुड बी एज ही इज नॉन कंप्लाइंट विद द मेडिकेशन। कहने का मतलब पूरा लेटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एक सिचुएशन होती है जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ आप पर्पस का लिखते हो, जिसमें ये छोटा सा पर्पस लिखते हो ही नीड्स फॉलो अप केयर या फिर ही नीड्स फिजियोथेरेपी सेशंस। आप ये कहते हो कि पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ था फ्रैक्चर के कारण, हमारी सर्विसेज के बाद ठीक हो गया, इसलिए हम डिस्चार्ज कर दें। ऐसे ही तो करते हो आप अपनी सिचुएशन में। पेशेंट आपके पास आता है, एडमिट होता है, आप सर्विसेज देते हो, वो ठीक हो जाता है, तो आप डिस्चार्ज कर देते हो। फिर आपको जिसको लेटर लिखना होता है आप उसको कहते हो लेकिन उसको सर्विसेज चाहिए इसलिए आपके पास भेज रहे हैं। ऐसे ही तो लिखते हो। सो लास्ट पैराग्राफ को इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड दिस काइंडली अरेंज। अगर इसके अलावा भी कोई लाइन है तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ डिस्चार्ज प्लान। तो अलोंग विद दिस, अलोंग विद फुल स्टॉप लगा के, अलोंग विद दिस ही also needs counseling session from psychiatrist, so please fix his appointment with psychiatrist। देखिए मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो जो हमारी डिमांड होगी, क्योंकि कम्युनिटी नर्स हर पर्सन को अरेंज कर सकता है। सो दैट इज हाउ यू राइट डिस्चार्ज प्लान लेटर। अगेन आई वुड से कि जब आप डिस्चार्ज प्लान बोलते हो तो आप फंस जाते हो। इट्स बेटर टू कंसीडर इट एज अ सिचुएशन एंड एक्ट एज अ नर्स। फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस,
सेकंड पैराग्राफ सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री इफ रिक्वायर्ड, फिर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो भी आपने किया जो इसको चाहिए। अगर समझो कि आपने, वही मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कि पेशेंट को ऑक्सीजन दी पर पेशेंट अब ठीक हो गया, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है डिस्चार्ज प्लान में, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन दी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको ऑक्सीजन का कुछ करना ही नहीं है। तो होल डाटा सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस लास्ट पैराग्राफ। डिस्चार्ज प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पूरे लेटर का डाटा सिलेक्शन क्या कर रहा हूँ। आई होप आप सबको एक डिस्चार्ज लेटर समझ आया। I hope you all have understood this. And now I will take your doubts. Then we will do the second type of letter, that is visit letter. But before that, I will take your doubts. So I'm holding this recording. And this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. And now I will take your questions. Thank you.